अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के लेक्चर में हम डाइसैकेराइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम मोनोसैकेराइड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मोनोसैकेराइड के आइसोमरिज्म, मोनोसैकेराइड के रिएक्शंस और डेरिवेटिव्स, हर चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डाइसैकेराइड्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास मोनोसैकेराइड्स के बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। और ओलिगोसैकेराइड्स में हमारे पास हाइड्रोलाइसिस पे 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस होते हैं। लाइक हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कि उनकी हाइड्रोलाइसिस के रिजल्ट में हमारे पास 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स रिलीज़ होते हैं। तो वो ऐसे हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स जिसमें हाइड्रोलाइसिस के रिजल्ट में 2 मोनोसैकेराइड रिलीज़ हो, उनको हम डाइसैकेराइड्स बोलते हैं। तो अभी आज के लेक्चर में हम डाइसैकेराइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डाइसैकेराइड्स हमारे पास किस तरह से बनते हैं? जब हमारे पास 2 मोनोसैकेराइड आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए अटैच हो, कंडेंसेशन हो, वाटर का रिमूवल हो, 2 मोनोसैकेराइड्स का आपस में रिएक्शन हो और उनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाए, तो हमारे पास डाइसैकेराइड्स वजूद में आते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स हमारे पास जब उनको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए अटैच करते हैं तो हमारे पास डाइसैकेराइड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हम 1 बाय 1 डिफरेंट डाइसैकेराइड्स को डिस्कस करेंगे और एक पैटर्न के साथ डिस्कस करेंगे। लाइक कुछ पॉइंट्स हम सब डाइसैकेराइड्स के लिए डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम सक्रोज की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इस डाइसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, किस तरह का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, हम ये स्ट्रक्चर सिर्फ इसलिए ड्रॉ किया गया है ताकि हमें इस लिंकेज का पता चले। तो ये जो हमारे पास सक्रोज होता है, ये बेसिकली हमारे पास इसमें हमारे पास एक ग्लूकोज होती है और एक फ्रक्टोज होती है। हमारे पास 2 मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। उनकी कंडेंसेशन से, वाटर के रिमूवल से हमारे पास यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है और उसके रिजल्ट में हमारे पास सक्रोज पैदा होती है, मतलब सक्रोज बनती है। अब हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास ग्लूकोज है और ये हमारे पास फ्रक्टोज है। ग्लूकोज का हमने 6 मेंबर ड्रिंक बनाई हुई है, तो हम इसको डी ग्लूकोपाइरानोज बोलेंगे क्योंकि 6 मेंबर ड्रिंक को हम पायरानोज बोलते हैं। लेकिन फ्रक्टोज के लिए हमने 5 मेंबर ड्रिंक बनाई है और 5 मेंबर ड्रिंक को हम फुरानोज बोलते हैं। इसमें हमारे पास 2 कार्बन रिंग से बाहर है और ये हमारे पास फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये फ्रक्टोफुरानोज हमारे पास प्रेजेंट है। तो इस तरह से अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हमारे पास ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 यूज़ होता है हमारे पास, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 हमारे पास बॉन्ड में यूज़ होता है और फ्रक्टोज का हमारे पास कार्बन नंबर 2 यूज़ होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली जो कार्बन नंबर 2 यूज़ होता है फ्रक्टोज, हम फ्रक्टोज के लिए जानते हैं कि फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है और कीटोन ग्रुप हमारे पास फ्रक्टोज में 2nd नंबर ऑफ कार्बन पे प्रेजेंट होता है। यानी हमारे पास 2nd नंबर वाली कार्बन अगर यूज़ हो रही है और यहाँ पे 1st नंबर वाली कार्बन यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे 1st नंबर वाली कार्बन फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे 2nd नंबर वाली कार्बन फंक्शनल ग्रुप थी और इन दोनों के हमारे पास बॉन्ड बन जाने की वजह से हमारे पास इसके रिजल्ट में जो सुक्रोज बन रही है वो हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों एनोमेरिक कार्बन आपस में लाइक लिंक हो चुकी हैं। अब वो फ्री नहीं है हमारे पास। जब हमारे पास एनोमेरिक कार्बन फ्री होती है तो ऐसी शुगर्स हमारे पास रिड्यूसिंग होती है, लेकिन सुक्रोज के केस में हमारे पास दोनों एनोमेरिक कार्बन हमारे पास बॉन्ड बनने में इस्तेमाल हो चुकी हैं, तो इसलिए हमारे पास ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर के तौर पर एक्ट करेगी। अब हम इसका नाम किस तरह से लिखेंगे? तो हमारे पास ये जो ग्लूकोज है हमारे पास अल्फा ग्लूकोज, अल्फा का मतलब कि हमारे पास इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप एनोमेरिक कार्बन पे नीचे की तरफ मौजूद था, जबकि जो हमारे पास फुरानोज है हमारे पास बीटा है, यानी इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास अपवर्ड प्रेजेंट था। तो अब हमने इसकी नेमिंग किस तरह से करनी है कि जिनकी हमारे पास एनोमेरिक कार्बन यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी इस केस में इसकी भी एनोमेरिक कार्बन यूज़ हुई है और इसकी भी एनोमेरिक कार्बन यूज़ हुई है। तो हम ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि नाम लिखते हुए हम जिस मोनोसैकेराइड की एनोमेरिक कार्बन यूज़ होती है उसको हम नाम में लिखते हैं। तो यहाँ पे दोनों की एनोमेरिक कार्बन यूज़ हो रही है तो इन दोनों को हम नाम में लिखेंगे। लेकिन किस तरह से लिखेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे अल्फ़ा, उसके बाद अल्फ़ा का कार्बन नंबर 1 यूज़ हो रहा है और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 यूज़ हो रहा है, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा 1 2 और फिर हमारे पास कौन सी है? बीटा फॉर्म है, तो अल्फ़ा 1 2 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अगर हमारे पास इस तरह से होता है कि इसकी न्यूमेरिक कार्बन ना यूज़ होती तो हम ये वाला बीटा यहाँ पे ना यूज़ करते, हम सिर्फ ये अल्फ़ा ही यहाँ पे लिखते हैं। मतलब जिस मोनोसैकेराइड की न्यूमेरिक कार्बन यूज़ होती है सिर्फ उसी का अल्फ़ा या बीटा लिखा जाता है। और किस तरह से हम इसका नाम लिख सकते हैं? तो हम ये नाम पूरा लिख के लाइक अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोसाइल, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उसके बाद हम लिखेंगे 1 2 यानी इसका 1 और इसका 2 और उसके बाद इसका नाम लिख देंगे बीटा डी फ्रुक्टोफुरानोसाइड। लेकिन जब हम नॉर्मल नाम लिखते हैं लाइक हमारे पास अगर हम किसी और डाइसैकेराइड का नाम लिखें जहाँ पे उसकी न्यूमेरिक कार्बन ना यूज़ हो रही है तो हम इसका सिंपल नाम लिखते हैं। लाइक अगर यहाँ पे इसकी न्यूमेरिक कार्बन ना यूज़ होती तो मैं इसको फ्रुक्टोफुरानोज लिखती, लेकिन यहाँ पे इसकी भी न्यूमेरिक कार्बन यूज़ हो रही है तो इसके नाम में भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो इस तरह से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का हमें पता चल गया। उसके बाद हमने नाम भी देख लिया। अभी हमारे पास सोर्स क्या है सुक्रोज का? तो सुक्रोज हमारे पास शुगर कैन, बीट शुगर, हमारे पास
फ्रूट्स में मिलता है और कुछ वेजिटेबल्स में हमें सुक्रोज मिल जाता है। नेक्स्ट हमने देखना है कि सुक्रोज हमारे पास रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दोनों हमारी कार्बन यूज़ हो चुकी हैं, तो सुक्रोज मेरे पास नॉन रिड्यूसिंग है। तो हमारे पास क्योंकि कोई फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं बचा, तो इसलिए हमारे पास ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग। अब हम जब रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो हमने कुछ ऐसे रिएक्शंस पढ़े थे जो रिएक्शंस हमारे पास सिर्फ वो वाली कार्बोहाइड्रेट्स देती हैं जो हमारे पास रिड्यूसिंग हो। तो हमारे पास उनमें कुछ रिएक्शन थे जैसे कि ओसाजोन फॉर्मेशन, टॉटोमराइजेशन और ब्यूटारोटेशन। ये कुछ हमारे पास थे जो कि सिर्फ रिड्यूसिंग शुगर्स हमारे पास देती थी। तो अब जब सुक्रोज हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग है तो ये हमारे पास ऐसा कोई भी फिनोमिनन शो नहीं करेगा। अगर हम सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस करें तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, तो हम जानते हैं कि जो जिससे वो कंपोज हुआ, जो उसकी कंपोजिशन है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमारे पास प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे मैंने ग्लूकोपाइरानोज और फ्रुक्टोपाइरानोज लिखा है, जबकि हम स्ट्रक्चर में जब देख रहे थे तो हमारे पास फ्रुक्टोज हमने फुरानोज फॉर्म में यानी 5 मेंबर ड्रिंक फॉर्म में ली थी। तो यहाँ पे हमने पायरानोज क्यों लिखा है, जब हमारे पास हाइड्रोलाइसिस होती है तो फ्रुक्टोफुरानोज हमारे पास बहुत अनस्टेबल फॉर्म होती है, फौरी तौर पर फ्रुक्टोपाइरानोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हमें हाइड्रोलाइसिस के रिजल्ट में ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन्वर्जन का, जो कि सुक्रोज शो करता है हमारे पास। तो ये इन्वर्जन क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास सुक्रोज की अगर हम ऑप्टिकल रोटेशन की बात करें तो ये हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने का मतलब कि प्लेन पोलराइज लाइट को हमारे पास ये राइट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करवाता है। तो हमारे पास सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ। अब जो हमारे पास उसके लिए एंगल, जिस एंगल पे वो रोटेट करवाता है, वो हमारे पास 66.5 होता है। तो जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब जब ये बना था सुक्रोज तो हमारे पास वाटर के रिमूवल की वजह से बना था। तो अब इसको वापस इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें वो वाटर वापस देना पड़ेगा। तो उस वाटर के देने की वजह से इसका ब्रेक डाउन होगा, इसलिए हम इसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। अब जब हाइड्रोलाइसिस होने वाली है हमारे पास, जब हाइड्रोलाइसिस होती है हमारे पास, तो हमारे पास जब हम हाइड्रोलाइसिस के बाद जब उस मिक्सचर के अंदर से हम प्लेन पोलराइज लाइट पास करवाते हैं तो हमारे पास अब वो लाइट राइट डायरेक्शन में रोटेट नहीं करती बल्कि लेफ़्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रही होती है। लाइक हमारे पास सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस के बाद हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आती है वो हमारे पास लाइट को लेफ़्ट साइड में रोटेट करवा रही होती है। इस तरह से हमारे पास लेफ़्ट साइड में रोटेट करवा रही होती है, यानी लीवो रोटेटरी। तो हमारे पास बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम इन्वर्जन बोलते हैं कि सुक्रोज हमारे पास खुद डेक्स्ट्रो रोटेटरी थी, वो लाइट को राइट हैंड साइड पे राइट डायरेक्शन में रोटेट करवा रही थी, जबकि जब उसकी हाइड्रोलाइसिस हुई तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आई वो उस लाइट को लेफ़्ट साइड पे रोटेट करवा रही है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन हो जाए डेक्स्ट्रो से लीवो में, तो उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। अब बेसिकली ये इन्वर्जन हमारे पास होती क्यों है, तो इसका रीज़न हमारे पास ये है कि हमने जैसा कि सुक्रोज को देखा है हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये इसका एंगल है। अब हमारे पास जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, एक हमारे पास ग्लूकोपाइरानोज यानी ग्लूकोज प्रोड्यूस होगी 6 मेंबर ड्रिंक, और एक हमारे पास फ्रुक्टोफुरानोज यानी फ्रुक्टोज की 5 मेंबर ड्रिंक हमारे पास प्रोड्यूस होगी। ये दोनों हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया पीछे भी कि हमारे पास जो फ्रुक्टोफुरानोज होती है ये बहुत अनस्टेबल होती है और ये फ़ौरन फ्रुक्टोपाइरानोज में कन्वर्ट हो जाती है, यानी 6 मेंबर ड्रिंक फ्रुक्टोज 6 मेंबर ड्रिंक में। और वो जो हमारे पास फ्रुक्टोपाइरानोज होती है वो हमारे पास स्ट्रांगली लीवो रोटेटरी होती है, लाइक वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे लाइट को रोटेट करवा रही होती है और उसका एंगल हमारे पास -92 यानी स्ट्रांगली लीवो रोटेटरी होती है हमारे पास। तो अब हमारे पास मिक्सचर में दो चीज़ें प्रेजेंट है, एक हमारे पास ग्लूकोज प्रेजेंट है और एक हमारे पास फ्रुक्टोज प्रेजेंट है। ग्लूकोपाइरानोज और फ्रुक्टोपाइरानोज प्रेजेंट है। ग्लूकोज हमारे पास ये हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है ग्लूकोज, जबकि फ्रानोज हमारे पास लीवो रोटेटरी होती है। अब जब हम इस मिक्सचर से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाते हैं तो हमारे पास इनका कंबाइन रिजल्ट मिलेगा हमें, इन दोनों का ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के जो हमारे पास रोटेशन है उसका कंबाइन रिजल्ट हमें मिलेगा। और उसका कंबाइन रिजल्ट हमारे पास ये होता है कि हमारे पास लाइट लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है, किस एंगल के साथ, -28.2 डिग्री। तो ये हमारे पास फिनोमिनन हमारे पास इन्वर्जन कहलाता है कि हमारे पास स्टार्ट में जो चीज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी थी हमारे पास हाइड्रोलाइसिस के बाद वो लीवो रोटेटरी बन गई है। किस वजह से बनी है वो रीज़न हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास इन्वर्ट शुगर बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो ये हाइड्रोलाइज्ड मिक्सचर है सुक्रोज का और फ्रुक्टोज का, ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का हमारे पास जो मिक्सचर है यानी हाइड्रोलाइज्ड मिक्सचर ऑफ सुक्रोज, तो ये बेसिकली हमारे पास इन्वर्ट शुगर कहलाता है। यानी जो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस के बाद जो सुक्रोज का मिक्सचर जो बनता है हमारे पास फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का, उसको हम इन्वर्ट शुगर बोलते हैं।
नेक्स्ट डाइसैकेराइड के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास लैक्टोज है। तो लैक्टोज में हम सबसे पहले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखेंगे। लैक्टोज बेसिकली हमारे पास इसमें एक गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है हमारे पास और एक ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो हमारे पास ये गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है और एक ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास किस तरह का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है कि हमारे पास बेसिकली जो गैलेक्टोज होता है उसका हमारे पास कार्बन नंबर 1 यूज़ हो रहा होता है। ये कार्बन नंबर 1 दैट इज़ एनोमेरिक कार्बन। और हमारे पास ग्लूकोज का क्या यूज़ हो रहा होता है, ग्लूकोज का हमारे पास कार्बन नंबर 4 यूज़ हो रहा होता है। तो हमारे पास ये जो गैलेक्टोज होती है ये बीटा गैलेक्टोज होती है और हमारे पास ग्लूकोज भी बीटा ग्लूकोज होती है। तो अब हमारे पास क्या बनता है, लाइक हम इस बॉन्ड को नाम क्या देंगे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर दूसरी तरह हम इसका नाम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे बीटा डी गैलेक्टो पायरानोसाइल 1,4 बीटा डी ग्लूकोपायरानोस। इस दफ़ा हमने पायरानोसाइड नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका एनोमेरिक कार्बन नहीं इन्वॉल्व हो रहा, जो कि सक्रोज के केस में हमारे पास दूसरी मोनोसेक्राइड का एनोमेरिक कार्बन भी इन्वॉल्व हो रहा था। तो इस तरह से हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोलाइसिस पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, तो जिनसे वो बना है उन्हीं को ही प्रोड्यूस करेगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा। और हमारे पास बेसिकली हाइड्रोलाइसिस होती कैसे है, तो हमारे पास जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है लैक्टेज, ये बेसिकली ये हाइड्रोलाइसिस करवाता है। हमारे पास सोर्स क्या होता है लैक्टोज का, हमारे पास मिल्क में पाया जाता है। इसके अलावा इसकी सिंथेसिस हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स में होती है। किसकी वजह से, हमारे पास एक एंजाइम होता है लैक्टेज सिंथेटेज जो कि प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग, तो हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग किस तरह से देखते हैं कि हमारे पास अगर दोनों की एनोमेरिक कार्बन यूज़ हो जाए तो वो रिड्यूसिंग नहीं होता, हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसकी एनोमेरिक कार्बन यूज़ हुई है लेकिन इसकी एनोमेरिक कार्बन ने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है। अब जब ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है तो इसका एनोमेरिक कार्बन हमारे पास फ्री है ये वाला, तो ये हमारे पास क्या क्या करवा सकती है, ये रिडक्शन करवा सकती है क्यूप्रिक सॉल्ट की। क्यूप्रिक सॉल्ट हमारे पास बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है और उसकी रिडक्शन करवा सकती है। उसके अलावा फर्मेंटेशन, टाटोमराइजेशन, म्यूटारोटेशन और ओसाजोन फॉर्मेशन, ये सारे रिएक्शन करवा सकती है, जो रिएक्शन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिएक्शन हमारे पास बेसिकली इसी फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप की वजह से होते हैं। और अगर हम ओसाजोन फॉर्मेशन की बात करें तो इसके ओसाजोन हमारे पास किस शेप के होते हैं, तो हमारे पास कॉटन बॉल शेप के होते हैं। लैक्टोज से रिलेटेड हमारे पास एक डिजीज़ होती है हमारे पास जिसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जिस एंजाइम का भी हमने जिक्र किया जो कि हमारे पास इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट था लैक्टेज, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास लैक्टोज का गैलेक्टोज और ग्लूकोज में ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। लैक्टोज इंटॉलरेंस हमारे पास दो तरह की हो सकती है, इनहेरिटेड, लाइक हमारे पास बचपन में ही बच्चे में ये मौजूद हो कि वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और दूसरी हमारे पास एक्वायर्ड भी होती है। एक्वायर्ड इस तरह से कि कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स की वजह से ये हमारे पास ये लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली डिजीज़ आ जाती है। अब हमारे पास बेसिकली लैक्टेज जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करवाता है, लेकिन अगर हमारे पास लैक्टोज की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टोज इसी तरह से पड़ा रहेगा, इसकी कोई हमारे पास ब्रेक डाउन नहीं होगा गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। हमारे पास इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं कि हमारे पास ये एक एंजाइम है जिसको लैक्टेज बोलते हैं, वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है और इस कंडीशन को हम हाइपोलैक्टेजिया बोलते हैं। अब हमारे पास सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि ऐसा पर्सन जब मिल्क या फिर मिल्क से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट लेगा, चीज़ वगैरह, तो वो उसकी डाइजेस्ट नहीं होगी। लैक्टोज हमारे पास इंटेस्टाइन में ही रहेगा क्योंकि वो हमारे पास उसका ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। जब ब्रेक डाउन नहीं हो रहा तो हमारे पास अब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी, ना डाइजेशन होगी ना अब्जॉर्प्शन होगी, तो ये हमारे पास इंटेस्टाइन में इसी तरह से प्रेजेंट है। अब लैक्टोज ने हमारे पास क्या करना है, लैक्टोज हमारे पास वाटर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ से। जब वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ तो हमारे पास क्या होगा, डायरिया, उसके रिजल्ट में हमारे पास डायरिया होगा, लाइक पेशेंट को डायरिया होगा। और उसका रीज़न क्या होगा, हमारे पास ऑस्मोटिक इफेक्ट, लाइक लैक्टोज का ऑस्मोटिक इफेक्ट, उसने वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और फिर उस वाटर की वजह से हमारे पास क्या हो गया, डायरिया। नेक्स्ट हमारे पास एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं। और एक और चीज़ हमारे पास कि लैक्टोज हमारे पास जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है ये बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ से। अब हम जानते हैं बैक्टीरिया हमारे पास क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे। लाइक फर्मेंटेशन का मतलब होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। उन्होंने इस लैक्टोज को यूज़ करके एटीपीज प्रोड्यूस करने हैं, तो हमारे पास क्या करेंगे, इस लैक्टोज को यूज़ करके लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करवाएंगे हमारे पास, जिसके रिजल्ट में फर्मेंटेशन के रिजल्ट में हमारे पास डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जैसा कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वगैरह। इसके अलावा एसिड भी प्रोड्यूस होते हैं, लैक्टिक एसिड वगैरह। तो ये सारी गैसेज हमारे पास फ्लैटुलेंस कॉज करेंगी। अब हम इसकी डायग्नोसिस किस तरह से कर सकते हैं, तो हमारे पास एक टेस्ट होता है हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट। लाइक ऐसे पर्सन जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस होगी तो मिल्क प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद उसकी सांस में हमारे पास हाइड्रोजन गैस आएगी, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हुई है वो
लाइक उसकी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आ जाएगी इस तरह से। एक और हमारे पास टेस्ट होता है लैक्टोज इनटेक टेस्ट। लाइक ऐसा पर्सन, हम उसको लैक्टोज देते हैं कि वो लैक्टोज ले, उसके बाद हम उसके 3 टेस्ट करते हैं, ब्लड का, स्टूल का और उसकी ब्रीथ का। तो नॉर्मल पर्सन जब लैक्टोज लेगा तो वो लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटेगा, तो उस पर्सन के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसे पर्सन के केस में हमारे पास इसका ब्रेकडाउन नहीं होना, तो उसके पर्सन के ब्लड में कोई ग्लूकोज की ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूल की हमारे पास पीएच एसिडिक होगी, क्योंकि हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रहा है। और लास्ट हमारे पास उसकी सांस में हमारे पास हाइड्रोजन गैस यानी डिफरेंट गैसेस हम उनका एग्जिस्टेंस हम देख सकते हैं। उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट या फिर इसको मैनेज किस तरह से करते हैं कि हम मिल्क का इंटेक नहीं करेंगे, और इसके अलावा हम एक और काम कर सकते हैं कि हमारे पास एंजाइमेटिकली एक्टिव लैक्टेज हम इंजेस्ट करवा के इस डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट डाइसैकेराइड हमारे पास माल्टोज है। तो माल्टोज में भी हम उसी तरह से देखेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हमारे पास माल्टोज में दोनों ग्लूकोजेस प्रेजेंट होती हैं, एक हमारे पास अल्फा ग्लूकोज होती है और एक हमारे पास बीटा ग्लूकोज होती है। और इनमें भी हमारे पास अल्फा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और बीटा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 यूज़ हो रहा होता है। तो हम इसका लिंकेज लिखेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इसमें हम बी को क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमारे पास जो एनोमेरिक कार्बन यूज़ हो रही है वो अल्फा डी ग्लूकोज की यूज़ हो रही है, तो इसलिए हम इसके नोमेनक्लेचर में सिर्फ अल्फा ही लिखेंगे। इसके अलावा हम दूसरी तरह इसका नाम किस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइल 1,4 बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, इस तरह से हम इसका नाम लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास माल्टोज में कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के रिजल्ट में हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज प्रोड्यूस होंगे, और ये हमारे पास किस वजह से हाइड्रोलाइसिस होती है, तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल में जो ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो ये हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। उसके अलावा हमारे पास इसका सोर्स क्या है, हम माल्टोज को कहाँ से हासिल कर सकते हैं, तो हमारे पास स्टार्च और ग्लाइकोजन की जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास माल्टोज प्रोड्यूस होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक एंजाइम होता है अल्फा अमाइलेज जो कि ये हाइड्रोलाइसिस करवाता है। इसके अलावा हमारे पास जर्मिनेटिंग सीड्स में भी प्रेजेंट होता है, और हमारे पास माल्ट प्रोडक्ट्स माल्टेड बार्ले वगैरह में भी हमारे पास ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे पास रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग, तो हमने देखा कि हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज का तो एनोमेरिक कार्बन यूज़ हो रहा है, मतलब उसका एनोमेरिक कार्बन हमारे पास अटैच हो रहा है, लेकिन जो बीटा डी ग्लूकोज है उसका एनोमेरिक कार्बन हमारे पास फ्री है। तो हमारे पास इसके पास एक फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग है। अब जब ये रिड्यूसिंग होगा तो ये भी वही सारे रिएक्शन करेगा जो कि रिड्यूसिंग शुगर्स करती हैं, जैसा कि ओसाजोन फॉर्मेशन, क्यूप्रिक सॉल्ट की रिडक्शन, फर्मेंटेशन, टाटोमराइजेशन, म्यूटारोटेशन। जब ये ओसाजोन फॉर्मेशन करेगा तो इसके ओसाजोन किस शेप के होंगे, तो वो हमारे पास सनफ्लावर शेप के होंगे। एक और डाइसैकेराइड है हमारे पास आइसोमाल्टोज। इसमें हमारे पास जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है वो हमारे पास अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, मतलब इसमें हमारे पास एक भी ग्लूकोज प्रेजेंट होती है और दूसरी भी ग्लूकोज प्रेजेंट होती है, और दोनों ग्लूकोज हमारे पास अल्फा फॉर्म की होती हैं। एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 यूज़ होता है और एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6 हमारे पास यूज़ होता है। तो इस तरह से हम इसको नाम देते हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या फिर ओ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइल 1,6 अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। ये स्टार्ट में ओ लिखने का मकसद ये हमने पीछे भी समदामों के साथ लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ओ टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, यानी दोनों मोनोसैकेराइड्स के दरमियान ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोलाइसिस के रिजल्ट में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा, और इसका सोर्स हमारे पास क्या है कि हम जब स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं उसके रिजल्ट में हमारे पास माल्टोज प्रोड्यूस होता है। और लास्ट में हमारे पास रिड्यूसिंग है, ये नॉन रिड्यूसिंग। तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग है, हमें किस तरह से पता चलता है कि अगर दोनों ही ग्लूकोज है तो दोनों ग्लूकोज का न्यूमेरिक कार्बन 1 होता है। तो अगर हमारे पास ये 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता तब हम कहते हैं कि दोनों की न्यूमेरिक कार्बन यूज़ हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे दूसरे का 6 है, तो हमारे पास ये क्या है, इसकी एक न्यूमेरिक कार्बन फ्री है, तो इसलिए हमारे पास रिड्यूसिंग है, और ये भी वही सारे रिएक्शंस शो करेगा। उसके अलावा अगर हम लैक्टोलोज की बात करें तो ये हमारे पास एक सिंथेटिक डाइसैकेराइड है, लाइक ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, हमारे पास सिंथेटिक डाइसैकेराइड है। अब इसमें हमारे पास कैसा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है, इसमें हमारे पास एक बीटा डी गैलेक्टोज प्रेजेंट होती है और एक हमारे पास बीटा डी फ्रुक्टोज प्रेजेंट होती है। तो अब हमारे पास गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 4 हमारे पास यूज़ होता है, और जिसके रिजल्ट में हमारे पास हम लिखते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे हमारे पास ये हम इस तरह से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लिखते हैं। हाइड्रोलाइसिस के रिजल्ट में हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को ही प्रोड्यूस करेगा, और सोर्सेज हमारे पास क्या हो सकते हैं, तो हमारे पास सिंथेटिक, और इसके अलावा स्मॉल अमाउंट इसकी जब हम मिल्क को हीट करते हैं तो वहाँ पे भी इसकी प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा ये हमारे पास रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग, तो वो हम देख सकते हैं कि गैलेक्टोज जो हमारे पास है इसका न्यूमेरिक कार्बन 1 होता है और फ्रुक्टोज का न्यूमेरिक कार्बन हमारे पास 2 होता है। तो यहाँ पे गैलेक्टोज का न्यूमेरिक कार्बन तो यूज़ हुआ है, लेकिन फ्रुक्टोज का न्यूमेरिक कार्बन हमारे पास नहीं यूज़ हुआ, तो ये हमारे पास क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है।
अगर हम लैक्टोलोज की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास ना तो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, ना ही ये एब्जॉर्ब होता है। ये हमारे पास डिजीज़ है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, उसमें हमारे पास उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। बेसिकली इस डिजीज़ में हमारे पास ब्लड में अमोनिया की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, अमोनिया एक्युमुलेट करने लग जाता है। तो लैक्टोलोज हमारे पास इंटेस्टाइनल ल्यूमन में अमोनिया को अमोनियमाइन में कन्वर्ट करता है। अमोनियमाइन हमारे पास चार्ज होता है और ये हमारे पास ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता, तो इस तरह से हमारे पास अमोनिया की एक्युमुलेशन ब्लड में कम हो जाती है। इस अमोनिया की एक्युमुलेशन की वजह से हमारे पास बहुत सारे ब्रेन डिसऑर्डर्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिहेलोज, ये भी हमारे पास एक डाइसेकेराइड है। इसमें हमारे पास कैसा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इसमें हमारे पास एक ग्लूकोज प्रेजेंट होती है और दूसरी भी हमारे पास ग्लूकोज प्रेजेंट होती है और दोनों अल्फा टाइप की ग्लूकोजेज होती हैं। अब इसमें जो हमारे पास लिंकेज होता है वो होता है अल्फा 1,1, यानी इसमें हमारे पास एक ग्लूकोज का भी एनोमेरिक कार्बन यूज़ हो रहा है और दूसरी ग्लूकोज का भी एनोमेरिक कार्बन ही यूज़ हो रहा है। तो जब दोनों का एनोमेरिक कार्बन यूज़ होता है तो नाम लिखने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है, जो कि मैं पीछे सक्रोज के केस में बता चुकी हूँ। अल्फा 1,1 दोबारा से अल्फा लिखूँगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और नाम ये वाला नाम लिखने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइल 1,1 अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइड, यहाँ पे हम पैरानोज सिंपल नहीं लिखते जिसमें दोनों के एनोमेरिक कार्बन हमारे पास यूज़ होते हैं। अब जब इसके दोनों के एनोमेरिक कार्बन यूज़ हो गए तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग तो नहीं होगा, ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग होगा। हाइड्रोलाइसिस के रिजल्ट में हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा और इसका सोर्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मशरूम्स, यीस्ट यानी फंजाइज में हमें इसका सोर्स मिलता है। उसके अलावा हमारे पास स्पेसिफिक प्लांट्स में पाया जाता है। और हमारे पास जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं तो उनके जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है हमारे पास, उसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास होता है। तो ये थी वो सारी डाइसेकेराइड्स जिन्हें हमने डिस्कस करना था। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। सो अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।